थर्मोकेमिस्ट्री चल रहा था हमारा और पिछले क्लास में हमने रेजोनेंस एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर लिया था। आज हम लोग बॉर्न हेबर साइकिल को पढ़ने वाले हैं। बॉर्न हेबर साइकिल के बारे में बातें होंगी, लेकिन उसके पहले कुछ छोटा मोटा हीट वगैरह होता है, उसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं। तो हेडिंग देना आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या, अकेला है, और गैसियस एटम है, गैसियस फेस में है। उस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तुमको, बिल्कुल रिमूव करके इन्फिनिटी पे भेज दो। तो रिमूव करना है, इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि एटम के इन्फ्लुएंस से वो बाहर हो जाए। तो अगर किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उस प्रक्रिया में जितना तुम्हें उसको एनर्जी देना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन उसी डेटा को अगर तुम एक मोल के लिए रिप्रेजेंट करोगे, यानी कि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। वैसे तुम ध्यान रखना इस बात का कि यूनिट क्या दिया हुआ है। अगर आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी लिख दिया, लेकिन यूनिट में तुम नोटिस कर रहे हो कि पर मोल लिखा है, तो अगर पर मोल लिखेगा तो समझ जाना कि वो एक मोल के लिए दिया हुआ है। ठीक है। तो नोट करो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके नीचे लिखो एनर्जी required to remove an electron from valence shell of an isolated gaseous atom। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से। ठीक है। इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा है, सिस्टम सराउंडिंग के बीच में सब कुछ है। ठीक है। और इसी में लिख देंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 मोल एटम में अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो चाहे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलो। फॉर एग्जांपल सपोज करो, मान लो सोडियम सॉलिड है और तुमको इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। तो जैसे तुम इलेक्ट्रॉन को बाहर करोगे, ये बन जाएगा Na+ गैसियस, है ना। ध्यान रखना जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फेज में है। रिएक्टेंट तो गैसियस में रहे ही, तो तुम बोलोगे ये सॉलिड है, तो पहले हम इसको गैसियस में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। ठीक है। अगर तुम डायरेक्ट गैसियस ले लेते हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तुम सीधे इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकते हो। तो हमारा रिएक्टेंट तो गैसियस रहना ही चाहिए, जो आयन बनेगा, जो प्रोडक्ट में आयन बनेगा वो भी गैसियस रहना चाहिए। एटम भी, रिएक्टेंट में जो एटम है वो भी गैसियस, प्रोडक्ट है वो भी गैसियस। ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू प्रोड्यूस, यहां पे ऐड कर देना, टू प्रोड्यूस गैसियस आयन। टू प्रोड्यूस गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल 1 मोल के लिए कहलाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी चाहे एनर्जी। तो यहाँ पे बच्चों जो डेल्टा RH है, ये डेल्टा RH बराबर हो जाएगा Na गैसियस जो है वो Na+ में गया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, तो ये बराबर होगा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका, तो Na+ गैसियस का। अगर Na+ गैसियस का नहीं लिख के, सॉरी अगर तुम इलेक्ट्रॉन को सोडियम सॉलिड में से रिमूव करना चाहते हो, तो बना ये Na+ गैसियस और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और ये है डेल्टा RH। तो डेल्टा RH बराबर क्या आएगा, पहले तुम इसको गैसियस में भेजोगे, यानी पहले इसका सब्लिमेशन कराओगे, तो हमारा हीट आएगा डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम सॉलिड। सब्लिमेशन हुआ तो गैसियस फेज में चला गया, गैसियस फेज में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो आप कौन सा एनर्जी दोगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम गैसियस दे दोगे। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। दूसरा देखो, मान लो मैग्नीशियम सॉलिड है और ये मैग्नीशियम 2+ में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला,
2 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकला। तो एक तो तरीका होता है डेल्टा आर एच बराबर, सॉलिड में है तो पहले इसको गैसेस में भेज दो, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सॉलिड प्लस। अब देखो बच्चों, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का हीट तुमको डायरेक्ट दे देगा, यानी एमजी गैसियस के Mg2+ में जाने का, नहीं तो तुमको पहले इलेक्ट्रॉन के निकालने का हीट देगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो आयन आएगा Mg+, उसमें से एक और निकालने का हीट देगा। तो जब हम स्टेप वाइज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो जो भी हीट रिक्वायर्ड होता है उसका नाम होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IE1 और IE2 से। कहने का मतलब हम चाहे तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो Mg गैसियस से Mg2+ का तुमको डायरेक्ट दे दिया। ये इतना लिखना नहीं है, तुमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये आयोनाइजेशन एनर्जी इस पूरे प्रोसेस का डायरेक्ट हमको दे दिया गैस से शुरू करके, ठीक है। तो पहले हमने सब्लिमेशन करा के गैस में भेज दिया, फिर गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। दूसरा इसको लिखने का तरीका होता है, अगर स्टेप वाइज तुमको दिया है तो पहले डेल्टा एच सब्लिमेशन लिख लो, उसके बाद लिखोगे IE1 प्लस IE2। किसका है? ये मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम गैसियस का है। IE1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने का, IE2 का मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने का, और दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो हीट देना पड़ेगा वो हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये छोटा सा बस यही कॉन्सेप्ट है, बस इतना दिमाग में रखना। गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल के गैसियस आयन बनना चाहिए, और इस प्रक्रिया में जो भी हीट देना पड़ेगा उसी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और बाइंडिंग एनर्जी। वही चीज है, उसका जस्ट उल्टा है। उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो डेफिनेशन लिख लो, एनर्जी रिलीज, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगा, जब रिमूव करोगे तो एनर्जी उसको देना पड़ेगा। ये बात तुम पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब उस एटम के इन्फ्लुएंस से बाहर, उस एटम के न्यूक्लियस की वजह से कोई अट्रैक्टिव फोर्स वो पहले से फील नहीं कर रहा है। इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है ना यूनिवर्स के एज पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि एटम का इन्फ्लुएंस वहां पे इलेक्ट्रॉन पे नहीं हो। तो इलेक्ट्रॉन एक इन्फिनिटी पे है, उसको हम ऐड कर रहे हैं वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा है, बाहर से ऐड कर रहे हैं वैलेंस शेल में। इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यही डेटा पर मोल में दिया रहेगा। भले ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम लिख दे लेकिन पर मोल में देते हैं, तो हम उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। तो आगे लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर मोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, चाहे बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है बच्चों। अब देखो, सपोज करो क्लोरीन गैसियस है और इसमें तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो क्या बनाएगा? ये Cl- गैसियस बनाएगा। यहां भी ध्यान रखना, जो आयन बनेगा वो गैसियस फेज में बनेगा। रिएक्टेंट भी गैसियस आइटम होना चाहिए, प्रोडक्ट भी गैसियस आयन होना चाहिए। तो डेल्टा आर एच बराबर लिखोगे तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका? तो क्लोरीन गैसियस का। बिल्कुल उसी तरीके से तुम शुरुआत अगर यहां से नहीं करके Cl2 से करते हो और आप इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, Cl2 गैसियस से शुरुआत की है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए और बन गया 2Cl- गैसियस, ठीक है। तो यहां पे जो हीट एक्सचेंज होगा वो किसके बराबर होगा? तो डेल्टा आर एच बराबर, पहले तुम्हें क्या करना होगा? आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये आइसोलेटेड नहीं है, 2 एक साथ है, तो आइसोलेट करने के लिए पहले दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए डेल्टा एच ऑफ Cl दोगे, क्योंकि हमें बॉन्ड जो हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं वो आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करते हैं, मॉलिक्यूल में नहीं। तो पहले मॉलिक्यूल को हमने एटम में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन दिक्कत यह है कि जो एटम आया वो 2 क्लोरीन का एटम आया। 2 क्लोरीन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2 Cl- बना रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कितना एक्सेप्ट कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 क्लोरीन का एटम से 2 क्लोरीन का आयन हो रहा है। तो 1 मोल के लिए डिफाइन होता है बाइंडिंग एनर्जी, चाहे गेन इंथैल्पी, और यहाँ पे 2 मोल है। तो 2 मोल के लिए तुमको क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन गैसियस का, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। पहले बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन एटम ले आए, और एक बार क्लोरीन एटम आ गया तो ये एनर्जी दिए तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऐड हो गया।
2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बल्कि इसलिए मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि क्लोरीन 2 था, 2 क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे ऐसे सोचो, मान लो ऑक्सीजन गैसियस है और तुमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और बना दिया O2 माइनस गैसियस, डेल्टा RH बराबर आइसोलेटेड गैसियस एटम, आयन भी बन रहा है गैसियस। क्या यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहां नहीं करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अकेला ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे 1 ही मोल है, 1 मोल है तो सिंपली लिखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका? ऑक्सीजन गैसियस का। ठीक है, दोनों एक साथ लिया है। अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टेप वाइज दिया था Eg1 और Eg2 करके, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को ऐड करके हम लिखते हैं। डायरेक्ट हम लिखे हैं तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन के ऐड होने का जोड़ कर दिया हुआ है। ठीक है, नोट कर लो इसको भी। अगला हेडिंग में बच्चों लैटिस एनर्जी, इसको हम कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लैटिस एनर्जी? तो जब किसी भी कंपाउंड का 1 मोल का फॉर्मेशन होता है, 1 मोल का फॉर्मेशन होता है किससे? तो उसके कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन से, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयन। फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड की बात करें, ठीक है, अगर हम सोडियम क्लोराइड सॉलिड की बात करें और तुमको सोडियम क्लोराइड सॉलिड का लैटिस एनर्जी रिप्रेजेंट करना है ना, सॉलिड वाले का ही रिप्रेजेंट करना है, तो लैटिस एनर्जी अगर रिप्रेजेंट करना है तो तुम इसको किससे फॉर्म करोगे? इसके कंस्टिट्यूएंट जो आयन है, तो आयन कौन है? Na प्लस और Cl माइनस। किस फेज में? तो गैसियस फेज में। तो हम लोग रिएक्टेंट लिख देंगे Na प्लस गैसियस जोड़ Cl माइनस गैसियस, ये हो गया डेल्टा RH, और डेल्टा RH जो होगा उसे हम बोलेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ध्यान रहे गैसियस, गैसियस नहीं हो के अगर एक्वस हो गया, एक्वस है ना, जैसे मान लो AgCl की बात करते हैं सिल्वर क्लोराइड, और गैसियस नहीं करके हम Ag प्लस को एक्वस, Cl माइनस को एक्वस करते हैं, तो वो लैटिस एनर्जी नहीं होता। वहां पे एक्वस सॉल्यूशन में AgCl का सॉलिड बन रहा है, यानी प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो वो हो जाता है इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि कंपाउंड कोई भी हो जिसका लैटिस एनर्जी तुमसे पूछ रहा है, तो जो जिस कंपाउंड का पूछ रहा है उस कंपाउंड का जो फेज दिया रहेगा उसी को तुम इस्तेमाल करोगे, लेकिन रिएक्टेंट ऑलवेज तुम गैसियस फेज में रखोगे, आयन जो है वो हमेशा गैसियस फेज में रहेगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लो, व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इस कंस्टिट्यूएंट, है ना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नहीं बोल रहे हैं, है ना, कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। अगर सल्फेट आयन होता है, SO4 होता है, तो ऐसा नहीं कि सल्फर ऑक्साइड को अलग अलग लिखते हैं, हम सीधे सल्फेट आयन लिखते हैं, SO4 2 माइनस लिखते हैं। ठीक है, फाउंड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट गैसियस आयंस, देन हीट रिलीज्ड, हीट हमेशा रिलीज होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 आयन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यही वजह है कि लैटिस एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव साइन का होता है, हमेशा। सवाल में अगर पॉजिटिव भी दिया रहेगा तुम नेगेटिव लोगे। ठीक है, देन हीट रिलीज्ड इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। ठीक है, नीचे पॉइंट लिख देना, लैटिस एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, लैटिस एनर्जी जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा पॉइंट हो गया है। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी तुम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो डेल्टा RH जो है वो MgCl2 हो जाए। तो MgCl2 किन किन आयन से मिलकर बना है? एक तो Mg2+ होगा, किस फेज में? तो गैसियस में। और कौन सा होगा? क्लोराइड आयन हो जाएगा। तो जो भी डेल्टा RH आएगा वो MgCl2 का लैटिस एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग दो बच्चों, बॉर्न-हेबर साइकिल। ये बॉर्न-हेबर साइकिल क्या होता है? तो बॉर्न-हेबर साइकिल नॉर्मली, अब जैसे तुम लैटिस एनर्जी पढ़ रहे थे, तो लैटिस एनर्जी नॉर्मली डिफाइन होता है आयन से बना था, तो नॉर्मली आयनिक सॉलिड के लिए वो डिफाइन होता है। तो आयनिक सॉलिड जो NaCl जैसे था, तो मान लो उसका लैटिस एनर्जी दिया हुआ है और उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दिया हुआ है, तो उसके हीट ऑफ फॉर्मेशन और लैटिस एनर्जी को रिलेट करने का तरीका होता है बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है, लिख सकते हो
Born-Haber cycle establishes relation between enthalpy of formation and lattice energy of an ionic solid। ठीक है, देखो सपोज करो कि सोडियम क्लोराइड का, समझना है इसको, बहुत ही आसान है, एक बार समझ जाओगे इसका सवाल कभी नहीं छूटेगा। सपोज करो सोडियम क्लोराइड का तुम्हें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो अगर इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो तुम इसको किससे फॉर्म करोगे? कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के मोस्ट स्टेबल फॉर्म से। यानी रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा, एक तो सोडियम सॉलिड आएगा और Cl का मोस्ट स्टेबल फॉर्म है Cl2 गैसियस, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। अब हम चाहते हैं, चलो ये वाला रिएक्शन तो हो गया फॉर्मेशन का, अब हम चाहते हैं कि किसी प्रकार से NaCl के लैटिस एनर्जी को भी हम इंक्लूड कर दे एक साइकिल बना के। तो तुम खुद ही बताओ, अगर इसके लैटिस एनर्जी को इंक्लूड करोगे तो इसका फॉर्मेशन Na प्लस और Cl माइनस से होना चाहिए। तो तुमको पहले Na प्लस और Cl माइनस पे पहुंचना होगा, उसके बाद तुम इसे फॉर्म करोगे। तो चलो पहुंचते हैं सोडियम सॉलिड। तो पहले हमने इसको कन्वर्ट कर दिया सोडियम गैसियस में और इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के बना दिया Na प्लस गैसियस। क्यों ऐसा किया हमने? क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी है सोडियम का, लेकिन अभी मैंने सिखाया था कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो डिफाइन होता है गैसियस के लिए। तो पहले हम इसका सब्लिमेशन कराएं, ठीक है। तो इसका सब्लिमेशन पहले हो गया डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन सोडियम सॉलिड का, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करो। तो इसमें क्या करोगे, पहले आइसोलेटेड गैसियस आइटम, तो पहले इसका बॉन्ड ब्रेक करना होगा। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, यानी ये एनर्जी दोगे तो 1 मोल क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, लेकिन कोफिशिएंट हाफ है तो हमने यहां हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। इस एनर्जी से ये ब्रेक होकर कन्वर्ट हो गया Cl गैसियस में। लेकिन अपने को लैटिस एनर्जी के लिए Cl माइनस चाहिए, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हम यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को इस्तेमाल करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो यहां पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl माइनस गैसियस में। समझे बच्चे? क्या किए, फिर से देखो, सोडियम सॉलिड को पहले सोडियम गैसियस में कन्वर्ट किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहां पे यूज हुआ। Cl2 को पहले Cl में कन्वर्ट कर दिए, फिर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, चाहे बाइंड कर दिया, तो बाइंडिंग एनर्जी चाहे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यहां पे इस्तेमाल हुआ। फिर ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड को बना लेगा तो इस स्टेप में लैटिस एनर्जी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हमारा ये पूरा का पूरा एक लूप बन के तैयार हो गया, है ना, एक साइकिल बन के तैयार हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम हेस लॉ से, एक बार डायरेक्ट चले जाओ, तो डायरेक्ट जाओगे तो कौन सा एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड इज इक्वल टू, अब देखो बार बार वो साइकिल एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अब दिमाग से भी लिख सकते हो इसको। कैसे? सोडियम क्लोराइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो किससे, सोडियम सॉलिड और Cl2 गैसियस है। तो सोडियम सॉलिड को पहले तुम क्या किए थे, सब्लिमेशन कराए थे, तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन सोडियम सॉलिड का। उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें से बाहर किया था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम गैसियस का ये हो गया प्लस। अब क्या करेंगे, फॉर्मेशन है तो Cl2 से हुआ होगा, तो पहले Cl2 को Cl में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा आधा टाइम्स डेल्टा एच ऑफ, है ना, Cl बॉन्ड ब्रेक कर गया, एक Cl आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ठीक है। यहां पे Na प्लस मिल गया, यहां Cl माइनस मिल गया। अब दोनों का रिएक्शन करा दो, यानी कि इन्वॉल्व हो जाएगा लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारा, है ना, बॉर्न-हेबर साइकिल से एक्सप्रेशन आ गया। 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कोई भी एक अननोन होगा तो उसे हम निकाल लेंगे, बशर्ते कि बाकी सब दिया हुआ रहे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मली बॉर्न-हेबर साइकिल को इस्तेमाल किया जाता है या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने के लिए और नहीं तो लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए। इन दोनों को निकालना मुश्किल होता है, याद रखना। नॉर्मली बॉर्न-हेबर साइकिल को यूज किया जाता है लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निकालने के लिए, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसमें न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो बच्चों, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे छोड़ा है सवाल। करा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए फ्लोरीन एटम का।
लैटिस एनर्जी NaF का दिया है और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी NaF का दिया है, यानी कि रिएक्शन हमें लिखना होगा Na सॉलिड प्लस फ्लोरीन गैसियस से बन रहा है NaF सॉलिड। आप लगा दिया हमने। ये फॉर्मेशन का रिएक्शन है तो इसका डेल्टा एच दिया हुआ है ना, कितना -571। पूरा हम लोग बॉर हेबर साइकिल नहीं बना रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा हमारा। अब लिखो डायरेक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaF बराबर क्या करते थे बच्चों, पहले इसका सब्लिमेशन कराओ, तो डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम सॉलिड और उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम का आ गया प्लस, पहले इसका बॉन्ड ब्रेक करो तो हाफ टाइम्स डेल्टा एच ऑफ FF प्लस, बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एक फ्लोरीन आया और उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उसमें अब इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन गैसियस। और सबसे लास्ट में लैटिस एनर्जी NaF का वैल्यू सारा पुट कर दो। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना -571 इज इक्वल टू सब्लिमेशन सोडियम का याद रखा है 101 प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है 494 प्लस हाफ टाइम्स डेल्टा एच FF। तो देखो दिया है फ्लोरीन का डिसोसिएशन का, तो डिसोसिएशन यानी वो ब्रेक कर जाएगा अपने एटम्स में, ये तो रखा है 160। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये आपसे पूछ रहा है, हम इसको जस्ट का लिख दे रहे हैं। लैटिस एनर्जी, तो देखो लैटिस एनर्जी दिया है 494 पॉजिटिव दिया है, लेकिन हमको पता है कि लैटिस एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो जाहिर सी बात है, सॉरी यहाँ पे जाहिर सी बात है कि मैग्नीट्यूड दिया होगा, अंडरस्टूड है कि रिलीज होता है, तो हम लोग इसको नेगेटिव ही लेंगे। भले ही सवाल में पॉजिटिव दे दें, लेकिन हमको आइडिया है कि लैटिस एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं होता, ऑलवेज नेगेटिव होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -894। यहां से सॉल्व करके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फ्लोरीन का निकल जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अगला हेडिंग देना बच्चों इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? तो जब किसी सॉल्यूशन में आयंस चाहे कंपाउंड्स है और उनके आपस में रिएक्शन की वजह से कोई सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है। इनसॉल्युबल का मतलब वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगा, या तो नीचे जाकर बैठ जाएगा नहीं तो ऊपर में करने लगेगा। तो इस प्रक्रिया में जो भी हीट का एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, लिखो व्हेन 1 मोल ऑफ a solid precipitate is formed from ions or compounds present in the solution, then heat exchange is called enthalpy of precipitation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट है एक्वस और ये रिएक्शन किया सोडियम क्लोराइड एक्वस से वाटर में, और रिएक्शन जब करेगा तो Ag प्लस Cl माइनस रिएक्शन करके AgCl सॉलिड बनाएगा, क्योंकि ये पानी में इनसॉल्युबल होता है तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और प्लस साथ में रहेगा NaNO3 एक्वस। एक्वस का मतलब ये डिसोसिएटेड फॉर्म में है, ये आपस में कंबाइन नहीं हुआ है। वाटर के अंदर Na प्लस अलग है, नाइट्रेट अलग है। ठीक है, जितना AgNO3 ये भी सॉल्युबल होता है तो वाटर में डालते हैं इसका भी आयन अलग अलग हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का भी आयन अलग अलग हो जाएगा, और इस प्रक्रिया में जो भी हीट एक्सचेंज होगा डेल्टा RH, वही डेल्टा RH हमारा बराबर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन किसका, AgCl का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। तुम बोलोगे कि यहाँ तो एक और प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर हम इसी के रेस्पेक्ट में क्यों डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको समझाते हैं हम। एक काम करो, अगर ये पानी में पूरी तरह से घुल गया है तो इसको इसके आयंस में ब्रेक कर लो। तो इसको अगर तुम इसके आयंस में ब्रेक करोगे तो Ag प्लस अलग हो गया, नाइट्रेट आयन अलग हो गया, सिमिलरली ये भी होगा, तो Na प्लस अलग हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। प्रोडक्ट में सिल्वर क्लोराइड ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि ये तो प्रेसिपिटेट कर गया, इनसॉल्युबल है, लेकिन NaNO3 टूट जाएगा, तो Na प्लस अलग हो गया,
नाइट्रेट अलग हो गया। अब ध्यान से इस रिएक्शन को देखो, तुम नोटिस करोगे कि Na प्लस रिएक्शन में पहले भी था और अभी भी जस का तस है, यानी कि भले ही रिएक्शन में ये मौजूद था लेकिन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बस ये पड़ा हुआ है सॉल्यूशन में, आयंस के फॉर्म में पड़ा हुआ है। नाइट्रेट आयन भी सेम, बस पड़ा हुआ है, वही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो रियलिटी में रिएक्शन हुआ क्या, Ag प्लस एक्वस रिएक्शन किया Cl माइनस एक्वस है और ये फॉर्म कर दिया सीधे सीधे Ag प्लस सॉलिड। यही रीजन है कि जो हमारा डेल्टा RH है उसे हम बोल रहे हैं कि भले ही इतना सारा कंपाउंड दिख रहा था लेकिन बेसिक रिएक्शन हम नोटिस कर रहे हैं कि AgCl अपने आयंस से बन रहा है, सीधे सीधे आयंस से बन रहा है। तो डेल्टा RH हो जाएगा हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन AgCl सॉलिड का। ठीक है बच्चों, अगर मान लो बेरियम सल्फेट का दिया उसी तरह से BaSO4 सॉलिड, किससे दिया, मान लो BaCl2 से दे दिया और Na2SO4 से दे दिया, लेकिन रिएक्टेंट में पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर दिए कि तुमको कुछ भी दिया रहा है, अगर ये प्रेसिपिटेट हो रहा है तो तुम सीधे सीधे इसको आयंस है ना से भी बना सकते हो, लेकिन एक्वस रहे, ध्यान रहे एक्वस रहे। अगर एक्वस नहीं रहा, गैसियस हो गया, तब तो ये लैटिस एनर्जी हो जाएगा। पीछे जो हम लोग लैटिस एनर्जी पढ़े थे, तो प्रेसिपिटेशन होने के लिए एक्वस फेज में आयंस कराना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा RH बराबर हीट ऑफ प्रेसिपिटेशन किसका, BaSO4 सॉलिड का। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, कुछ सवाल देखते हैं। फर्स्ट में कह रहा है कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज व्हेन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 एंड Na2CO3 आर मिक्स्ड। कुछ नहीं बोला है, सिंपली बोला कि डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी ये भी एक्वस है और Na2CO3 ये भी एक्वस है, इन दोनों को जब मिक्स करता है, डेटा दिया है Ca2+ का, CO3 का और कैल्शियम कार्बोनेट का। डेटा देखते ही थोड़ा भी दिमाग अगर लगाओगे तो आइडिया लग गया। कैल्शियम कार्बोनेट एक फॉर्म होगा किससे, Ca2+ और CO3 है। देखते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो Ca2+ और CO3 ये दोनों मिलकर CaCO3 सॉलिड का प्रेसिपिटेट बना लेगा। ये पानी में इनसॉल्युबल रहता है, पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और वैसे भी यहाँ देखो CaCO3 सॉलिड दिया हुआ है। साथ में क्या बनेगा, तो इसका सोडियम और ये क्लोरीन है ना, ये दोनों मिलकर, सॉरी यहाँ पे Na2 होगा, ये दोनों मिलकर बना लेगा 2NaCl एक्वस। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक्वस है, ये भी ब्रेक करेगा, ये भी ब्रेक करेगा और Na प्लस Cl माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। वैसे भी हम बोले थे कि अगर तुमको केवल इसका लिखना है तो केवल आयन से बना देना। तो जैसे ही तुम दोनों साइड से सोडियम और क्लोरीन को कैंसिल करोगे तो बच जाएगा लेफ्ट साइड में Ca2+ एक्वस CO3 एक्वस, और ये कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और अगर इस रिएक्शन का हमसे डेल्टा H पूछ रहा है तो जो इस रिएक्शन का डेल्टा H होगा वही इस रिएक्शन का होगा, क्योंकि दोनों सेम ही रिएक्शन है, बस हमने कॉमन को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, जैसे अभी हमने दिखाया था कैंसिल करके। जो एक्वस है उसको ब्रेक करोगे, सॉलिड वाले को ब्रेक नहीं करोगे। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद जो कॉमन है वो कैंसिल हो गया। तो ये डेल्टा RH निकालना है। तो अब हम इसको कैसे निकालें, तो हम नोटिस कर रहे हैं कि सवाल में हीट ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है। और याद करो सेकंड क्लास हीट ऑफ फॉर्मेशन वाला क्लास, हमने बताया था कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो तुम लिख सकते हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 माइनस है ना प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट में से माइनस कर दोगे रिएक्टेंट को, यानी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Cl2+ प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO3 वैल्यू पुट कर दो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CaCO3 का -288.5 माइनस Ca2+ का -129.8 दे रखा है ना, और ये वाला रखोगे यहाँ तो -161.65। यहाँ से सॉल्व करोगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पढ़ो। अगले में कर रहा है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HCl एंड Cl माइनस का, HCl गैस और Cl माइनस का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है इतना और इतना। तो बोल रहा है कि फाइंड इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। वैसे तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान है इसलिए हम इसको यहीं पे इंक्लूड कर लिए। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि तुम HCl गैस को पानी में अच्छे से डिसॉल्व कर लो तब तक जब तक ये एक्वस फेज में ना चला जाए। तो ठीक है, करते हैं। तो अगर आप
HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व करोगे प्लस वाटर, तो ये बनाएगा क्या, तो HCl एक्वस बनाएगा। थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट था इसलिए हम इसको यहाँ पे उठा लिए। अब देखो HCl एक्वस बना तो ऑलरेडी तुमको पता होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े होगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में 100% डिसोसिएट कर जाता है। तो सेम रिएक्शन को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, HCl जो गैसियस है, अब इसको ब्रेक कर लो एक्वस वाले को, तो ये हो जाएगा H प्लस एक्वस जोड़ Cl माइनस एक्वस। तो ये HCl गैस को अगर वाटर में ऐड करोगे तो जो भी हीट एक्सचेंज होगा उसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यानी इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा RH होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका डेल्टा RH बराबर क्या लिखोगे, डेल्टा RH बराबर प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का, हम डायरेक्ट डेटा लिखते हैं प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में कौन है H प्लस, और H प्लस का बताए थे कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है, तो 0 होता है ऑलरेडी। यही रीजन है कि सवाल में नहीं दिया था। H प्लस का स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के क्लास में जाकर पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस, कुछ मेंशन नहीं किया है तो भी हम स्टैंडर्ड लेकर चलेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। Cl माइनस का कितना दिया है, -167.44, हमने लिख दिया -167.44, ठीक है, माइनस रिएक्टेंट का यानी HCl गैस का रखा है -92.3, ठीक है। यहां से सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट कर लो। तो आज की क्लास यही खत्म होती है बच्चों। अगला क्लास हमारा आखिरी क्लास होगा, है ना, प्रोबेबली आखिरी क्लास ही होना चाहिए थर्मोकेमिस्ट्री का। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा पढ़ेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जो एसिड बेस रिएक्शन से होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।